हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम यूपी बोर्ड 2022 का पेपर 346 जीए का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने 4 क्वेश्चंस आई थिंक सॉल्व किए थे, नहीं 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम आगे बढ़ते हैं, तो बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो कितने क्वेश्चन लास्ट टाइम सॉल्व किए थे उससे आगे आज करते हैं। लास्ट टाइम हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज 4th क्वेश्चन, जितने भी हो पाएंगे, आध घंटे का सेशन रखेंगे, जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे उतने सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टाइम को वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट से। 4 का ए पार्ट, पेन चेंज कर लें थोड़ा सा। फोर्थ का ए क्या है? प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण से आप क्या समझते हो? तो व्यतिकरण में क्या है ये मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, लिख भी दूंगा, जिससे कि जिस पे कुछ नहीं आता वो भी कुछ ना कुछ परीक्षा में कर दे। तो मान लेते हैं हमारे पास 2 स्रोत हैं प्रकाश के, S1 और S2। ठीक है, ये कैसे स्रोत हैं? कला संबंध स्रोत हैं। कला संबंध का मतलब 1 नंबर में क्वेश्चन आता है जिनके बीच का कलांतर समय के साथ परिवर्तन नहीं होता। ये एक ही माध्यम, किसी माध्यम में एक ही दिशा में जब ये चलेंगे तो किसी भिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता भिन्न भिन्न होगी। कहीं प्रकाश की तीव्रता अधिक, कहीं प्रकाश की तीव्रता कम होगी। कहीं प्रकाश की तीव्रता ज्यादा, कहीं कम, कहीं ज्यादा, कहीं कम, कहीं ज्यादा, कहीं कम। इसी घटना को व्यतिकरण कहते हैं। आइए इस बात को लिख देते हैं। व्यतिकरण होता क्या है? जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की तरंग एक ही दिशा में संचरित होती हैं या अध्यारोपित होती हैं, अध्यारोपित सही है, अध्यारोपित होती हैं, तो कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिक तथा कुछ बिंदुओं पर कम, कम लगभग 0 के बराबर होती है। यह घटना क्या कहलाती है बच्चों? यह घटना व्यतिकरण कहलाती है। तो जहां पर अधिक तीव्रता है उस बिंदु को कहेंगे, उस बिंदु पर होगा संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण। जहां पर कम तीव्रता है उस बिंदु पर होगा विनाशी व्यतिकरण। अब ये क्या है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये बाद में जब पूछेगा क्वेश्चन में, जब डिस्कस करेंगे। अब दूसरा सेकंड पार्ट इसका पूछ रहा है व्यतिकरण की शर्त। तो शर्त भी लिख देते हैं। नंबर 1, स्रोत कला संबंध होना चाहिए। होना चाहिए। तो 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कला संबंध स्रोत किसे कहते हैं? ऐसे स्रोत जिनके बीच कलांतर समय के साथ नहीं बदलता। नंबर 2, स्रोतों के आयाम लगभग समान होने चाहिए। ठीक है, और कला संबंध होंगे तो एक मोनोक्रोमेटिक भी होंगे, मतलब
वो समान आवृत्ति के होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, पर्दे तथा स्रोत तथा पर्दों के बीच की दूरी, मतलब ये वाली दूरी अधिक होनी चाहिए। अधिक होनी चाहिए। नंबर 4, क्या होना चाहिए? स्रोतों के बीच की दूरी कम होनी चाहिए। स्रोत मतलब सोर्स के बीच की दूरी कम होनी चाहिए। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं जिससे कि अनाड़ी बच्चे जिसने कुछ नहीं किया वो भी कम से कुछ तो याद कर ले, उसको कुछ लगे कि हाँ हम भी कर सकते हैं कुछ। ठीक है, तो ये आपके 4th के ए का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसको आप एक काम करिए, इसको कॉपी कर लीजिए, मतलब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए बड़ा करके और इसको याद कर लीजिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ये इरेज हो गया। अब 4th का बी पार्ट। एक प्रसारण केंद्र पर 300 मीटर तरंग दैर्ध्य वाली तरंग प्रसारित की जाती है। तो तरंग दैर्ध्य मतलब लैम्डा है 300 मीटर। इस पर इतने धारिता वाला संधारित्र उपलब्ध है। कैपेसिटेंस की वैल्यू दे रखी है 2.4 माइक्रोफैराड, मतलब 2.4 गुणा 10⁻⁻6 फैराड। अब कह रहा है अनुनाद परिपथ के लिए आवश्यक प्रेरक तत्व L की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम भी जानते हैं L मतलब प्रेरक तत्व की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि आवृत्ति, अनुनाद के केस में आवृत्ति, प्रत्यावर्ती धारा वाले पाठ में आपने पढ़ा होगा, आवृत्ति का सूत्र होता है F = 1/2 पाई √LC। मगर यहाँ एक समस्या आ रही है, यहाँ कहीं भी F नहीं है इसमें दिया हुआ। तो हम एक जानते हैं, जब भी विद्युत चुंबकीय तरंगें आगे बढ़ती हैं तो उसका वेग में और उसकी आवृत्ति में और तरंग दैर्ध्य में रिलेशन होता है V = F × लैम्डा। तो F बराबर क्या हो गया? V / लैम्डा। F बराबर क्या हो गया? V / लैम्डा। तो ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो V / लैम्डा बराबर 1/2 पाई √LC। इससे क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें L की वैल्यू निकालनी है। बाकी सब इधर की तरफ ले जाइए, दोनों तरफ वर्क करेंगे और इसको इधर की तरफ ले जाएंगे तो क्या मिलेगा? L, इसे इधर की तरफ ले गए, वर्क करने पर तो वर्क करोगे तो यहाँ क्या होगा? इसको एक लाइन और सॉल्व कर देते हैं। V² / λ² बराबर 1/4 पाई स्क्वायर LC। वर्क कर दिया दोनों तरफ। अब L की वैल्यू कितनी हो गई? इसको इधर ले गए, λ² / 4 पाई स्क्वायर C × V। अब V इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगें किस वेग से चलती हैं? 3 × 10⁸। तो V की वैल्यू 3 × 10⁸ है। अब वैल्यू पुट कर दो, 300 का होल स्क्वायर बटे 4 गुणा पाई की वैल्यू 3.14 का होल स्क्वायर गुणा C कैपेसिटेंस 2.4 गुणा 10⁻⁻6 गुणा वेग 3 गुणा 10⁸ 8, 3 × 10⁸ 8। सॉरी मैंने गलती कर दी, यहाँ V² भी तो आएगा, जब V² है तो सॉरी V² आएगा। तो V² का मतलब इसका भी वर्ग होगा। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो, सॉल्व तो आप कर लोगे, कर पाओगे सॉल्व? तो सॉल्व कर लोगे तो इसकी वैल्यू आएगी निकल के 1.05 गुणा 10⁻⁻8 और प्रेरक तत्व की L की यूनिट होती है हेनरी। ये देखिए जरा सा क्वेश्चन है, ये आप सॉल्यूशन आपने देख लिया, ये पूछा गया है 3 मार्क्स का। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन है, इसको आप सॉल्व करके खुद देखेंगे। कोई दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कोई दिक्कत हो तो फिर हमसे पूछिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, इसको सबको मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का गे पार्ट, 3rd पार्ट। क्या कह रहा है? विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम। तो किरचॉफ के नियम 2 हैं। नंबर 1 फर्स्ट लॉ, पहला नियम किरचॉफ का, इसको संधि नियम या इसको
जंक्शन का नियम भी कहते हैं, जंक्शन लॉ भी कहते हैं। तो किरचॉफ का पहला नियम या तो जंक्शन लॉ कहेगा, ठीक है। ये ठीक से नहीं लिख पाया, मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं। इसे क्या कहते हैं, जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। फर्स्ट लॉ को अभी किस पर आधारित है, ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर आधारित है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। एक नंबर का क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूं, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। एक नंबर का क्वेश्चन ऐसे ही बना बना के पूछ लिया जाता है कि पहला नियम किस पर आधारित है, दूसरा नियम किस पर आधारित है। अब यह है क्या, किसी संधि, इसका नियम है क्या, किसी संधि से गुजरने वाली धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। अब मैं इसको समझाता हूं आपको, पहले मैंने लिख दिया। मतलब ये कोई संधि है, संधि क्या, जहां से दो से अधिक रास्ते गुजरते हैं उसको बोलते हैं संधि। तो जरा इसको समझते हैं क्या है ये। तो यहां से जितनी भी धारा निकलेंगी, जाएंगी, आएंगी, दो से अधिक धारा हो तो सबका बीजीय योग, मान लो ये संधि है ओ पॉइंट, तो समेशन ऑफ आई बराबर 0। समेशन ऑफ आई बराबर 0 ये संधि का नियम है। मान लो ये I1 है, ये I2 है, तो ये I3 है, ये I4 है, ये I5 है। एक एग्जाम्पल के लिए लेके चल रहे हैं। तो आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, तो मतलब यदि देखें तो I1 आने वाली प्लस की हो गई क्योंकि आ रही है, I2 भी आ रही है, ये प्लस की हो गई, I3 जा रही है, माइनस की हो गई, I4 जा रही है, माइनस की हो गई, सॉरी माइनस की हो गई, I5 जा रही है, माइनस की हो गई, बराबर 0। ऐसे आप लिख सकते हो। एक ये पूरा हो गया। अब इसका दूसरा नियम क्या है, किरचॉफ का दूसरा नियम, इसको किरचॉफ के दूसरे नियम को पाश का नियम, बंद पाश का नियम, इसको बंद पास का नियम भी कहते हैं। बंद पाश का नियम या इसको लूप लॉ भी कहते हैं। क्लोज लूप होना चाहिए। तो ये क्या है, पहले लिख देता हूं परिभाषा जिससे आपके दिमाग में रहे। किसी बंद पाश के खंडों से, अभी बिल्कुल डिटेल में समझाएंगे, से गुजरने वाली धाराओं तथा संगत उनके करस्पॉन्डेंस जो प्रतिरोध होगा, प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजीय योग पाश में उपस्थित विद्युत वाहक बल के बीजीय योग के बराबर होता है। बीजीय योग के बराबर होता है। मैं बिल्कुल हिंदी में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरा मकसद है अनाड़ी बच्चा भी कुछ सीख ले। तो ये है समेशन आई आर इज इक्वल टू समेशन ई। ठीक है, ये द्वितीय नियम हो गया। एक चीज मैं बताना भूल गया, किस पर आधारित है यह नियम, किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो दो क्वेश्चन ये बन जाते हैं, किस पर आधारित है कौन सा नियम। प्रथम नियम किस पर आधारित है, आवेश संरक्षण पर, यह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है।
अब जितना प्रश्न में पूछा है उतने के लिए इतना पर्याप्त है। अब आगे इसके न्यूमेरिकल जैसे ही आएंगे तो इसको भी डिटेल में हम पढ़ेंगे, अभी डिटेल ज़्यादा नहीं बता रहे हैं, ठीक है। इतना ही लिख के आएंगे तो ये आपका 3 नंबर का पर्याप्त हो गया, ठीक है। अब अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, पहले आप इसको जरा प्रिंट आउट इसका वो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब फोर्थ का ही घ पार्ट, डी पार्ट मतलब घ। एल लंबाई के एक तांबे के तार की छड़ बी तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा कोणीय वेग से एक सिरे के परितः घूम रही है, सिद्ध कीजिए कि इसके परितः विद्युत भागबल इतना होगा। तो देखिए क्या है ये प्रश्न, ये एक डेरिवेशन है छोटा सा। ये चुंबकीय क्षेत्र है, बहुत आसान है, पूरा मैं डेरिवेशन भी करूंगा जिससे कि जिसपे कुछ नहीं आता वो भी कुछ कर ले बच्चा, मेरा मकसद वही है। इसमें एक ये रॉड है हमारे पास, इसमें ये एक एल लंबाई की रॉड या हम कह सकते हैं धातु का तार है, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और ये एंड फिक्स है इसका ओ, और ये एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग ओमेगा से मूव कर रहा है। तो मान लेते हैं इसके छोटा सा पार्ट लेते हैं डी आर, जो इसके फिक्स पॉइंट से आर दूरी पर है। इसकी वजह से विद्युत भागबल हम निकालते हैं। हम जानते हैं प्रेरित विद्युत भागबल क्या होता है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र बी है। तो थोड़ा सा पहले लिखें जिससे कि जिस पे कुछ नहीं आता वो भी कुछ कर सके। माना कि तार की डी आर लंबाई के कारण, डी आर मतलब छोटी सी लंबाई के कारण प्रेरित विद्युत भागबल डी ई है, ठीक है। तो हम जानते हैं छोटा सा विद्युत भागबल कितना होगा, डी ई बराबर वी बी इंटू डी आर, परंतु हम जानते हैं v बराबर आर ओमेगा। तो जब इस वैल्यू को पुट करेंगे v बराबर आर ओमेगा, क्योंकि ओमेगा के टर्म्स में हमें आंसर देना है, तो डी ई इज इक्वल टू, ये यदि इसको वैल्यू पुट करें तो v की जगह क्या हो जाएगा, आर ओमेगा बी डी आर, मगर तार की जो लंबाई है वो l दे रखी है, तो टोटल विद्युत भागबल कितना होगा, तो टोटल प्रेरित विद्युत भागबल मान लीजिए E है, तो E इज इक्वल टू इंटीग्रल डी ई, इसको छोटे से पार्ट को इंटीग्रेट कर दिया। तो इंटीग्रल कहां से कहां तक करेंगे, 0 से लेके L तक, क्योंकि तार की लंबाई L है, यहां से हमने शुरू करा है। तो 0 टू L, इसकी वैल्यू है आर ओमेगा बी डी आर, तो ओमेगा बी बाहर आ गया, इंटीग्रल 0 टू L आर डी आर, और हम जानते हैं आर का एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, ओमेगा बी आर स्क्वायर बाई 2, वैल्यू लिमिट की 0 टू L, और आर की जगह जब L रखेंगे तो 1/2 ओमेगा बी एल स्क्वायर, इसका आंसर आ गया। -0 होगा, 0 से कोई मतलब नहीं, तो यही हमें प्रूव करना था। ये देखिए, इतना अगर आप करके आते हैं तो आपको 3 मार्क्स पूरे मिलेंगे, ठीक है। और ये नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए इसको, ये पूरा इतना लिख के आएंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और इसका स्क्रीनशॉट अगर आपने ले लिया है तो मैं फिर इसको हटाता हूँ। 4th क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गए। अब आते हैं इसके 5th पार्ट पर, डे पार्ट पर। तो 4th का डे पार्ट क्या कह रहा है, जरा इसको पढ़ते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, ठीक है। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव थोड़ा सा बिल्कुल सरल भाषा में समझते हैं। ये धातु का एक पृष्ठ है या तल है, कुछ भी कह लीजिए। इस पर जब प्रकाश पड़ता है,
प्रकाश निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का पड़ता है। निश्चित आवृत्ति को कहते हैं उसको देहली आवृत्ति, ये भी परिभाषा पूछी जाती है। देहली आवृत्ति किसे कहते हैं, देहली तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं, कार्यफलन किसे कहते हैं, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। बस पहले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें। तो जब किसी पृष्ठ पर क्या पड़ रहा है, ये प्रकाश पड़ता है एक निश्चित आवृत्ति से अधिक, तो उस पृष्ठ से, धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाते हैं। क्या निकलने शुरू हो जाते हैं? इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है? जब किसी धातु के पृष्ठ पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश पड़ता है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन के निकलने की घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। इसी को लिख देते हैं। जब किसी धातु के पृष्ठ पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश, निश्चित आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। आवृत्ति का प्रकाश वो जब पूछेगा जब बताएंगे। प्रकाश डालते हैं तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। यह घटना प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है। ठीक है, अब इसके नियम लिखिए। प्रकाश वैद्युत प्रभाव तो आपकी समझ में आ गया। अब इसके नियम क्या हैं? देखिए, इसके नियम हैं कि यदि हम इस प्रकाश की तीव्रता को चेंज करें तो क्या फर्क पड़ेगा इलेक्ट्रॉन की संख्या पर या इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पर, और यदि प्रकाश का हम आवृत्ति चेंज करें तो क्या फर्क पड़ेगा। यही दोनों चीजें में चेंज क्या फर्क पड़ेगा, ये सारी चीजें जो पूछी जाएं वो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम में निकल के आती हैं। तो क्या नियम निकला जब प्रयोग किया गया? तो ये नियम निकला, नंबर 1, प्रकाश की तीव्रता को जब हमने बढ़ाया तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इनको बोलते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन। प्रकाश इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है। प्रकाश इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। नंबर 2, दूसरा क्या नियम है? प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा पर, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये प्रयोग द्वारा देखा गया। प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर, तीव्रता का मतलब है पहले ज्यादा कम चमकीला फिर ज्यादा चमकीला, मतलब पहले 20 वाट का बल्ब लगा रखा था फिर 100 वाट का बल्ब लगाया, इसको बोलते हैं प्रकाश की तीव्रता। तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर, ये बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 3, अब प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर फर्क नहीं पड़ना, मगर प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित करने पर क्या देखा गया? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, इलेक्ट्रॉन की परिवर्तन हुआ।
फोर्थ पॉइंट, एक पॉइंट और आप याद करोगे कि जिस जिस समय प्रकाश पड़ा और इससे इलेक्ट्रॉन निकला, प्रकाश के पड़ने और इलेक्ट्रॉन के निकलने के बीच लगा समय लगभग शून्य था, नगण्य था। तो क्या है, प्रकाश के किस पर पड़ने, धातु पृष्ठ पर पड़ने तथा पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन के निकलने लगा समय नगण्य था, या शून्य था, लगभग नगण्य था। ये रिजल्ट्स हमें ऑब्जर्व हुए जब इस प्रैक्टिकल को करके देखा गया। इसमें ग्राफ भी आते हैं, मैं ज़्यादा डीपली बिल्कुल नहीं जा रहा, पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ, जितना आपको लिख के आना है, जिस पर आपको नंबर मिलेंगे बस। बाकी मैं कुछ डिटेल में नहीं बता रहा, बहुत छोटा सा इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि जीरो लेवल का बच्चा, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे मगर बच्चा समझ जाए, उसकी समझ में आ जाए, वो कुछ परीक्षा में करिए। ठीक है, तो इतना ही। अब अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, अगले स्टेप में अगला प्रश्न समझा देंगे जिससे कि हर बच्चा कर ले। थोड़ा सा हमारा मकसद यही है, हर बच्चा इसको सीख ले। ठीक है, तो इसको यहीं ख़त्म करते हैं, अगली बार में फिर आगे पढ़ाएंगे। तो आपकी शायद, मैं समझता हूँ, कुछ ना कुछ समझ में आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो कोई दिक्कत हो तो पूछिए आपको, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहीं ख़त्म करते हैं इसको, और अगले वीडियो में फिर आगे के क्वेश्चन